नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, दोषियों को सजा दिलवाने के लिए नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर। हुबली दंगे को लेकर दर्ज किए गए केस वापसी पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। सिद्धारमैया पर लगाए तुष्टीकरण के आरोप। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक आज। 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने बेडिंगो इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब जीता। फाइनल में चीनी ताइपे को दी शिकस्त। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपियों से अभी पूछताछ चल रही है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। आरोपी 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर रख रहे थे। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है, जिसकी तलाश में क्राइम ब्रांच की कई टीमें जुटी हुई हैं। वहीं मुंबई के कपूर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की कल रात बैंड्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टरों के अनुसार सिद्दीकी के सीने पर गोलियों के 2 घाव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के निर्देश दिए हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की अलग अलग टीमें मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी एक बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए शासन के अंदर कोई भी हत्या करके कानून से बच नहीं सकता। अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि विद इन मिनट्स ऑफ क्राइम द पुलिस केम इनटू एक्शन। पुलिस ने इस पर तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई, आरोपियों को पकड़ा, और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरोपियों को सज़ा भी दी जाएगी। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते और ये आश्वस्त करना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा चुका है, और जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे होगा। और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है। और वो भी पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियाँ आ रही है। इसका काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियाँ आई, कौन दे रहा है, इसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, मगर अगर कोई धमकी देता है तो उसके पीछे भी जाकर जो है बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। तो सब काम जो है पुलिस का, पुलिस कमिश्नर, डीजी, जो भी कोई है उनका है। ये दादागिरी, गुंडागिरी, खंडनखोर जो भी है ये खत्म होनी चाहिए। और वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले पर अधिवक्ता उज्जवल निकम का कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक राजकीय नेता नहीं थे, लेकिन हर कोई कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते थे। जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है, कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुकात है क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। लेकिन अगर मामला उनमें कुछ संगीन तार जुड़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने धमकियां दी और बरहुकुम एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं, ये साजिश 3 लोगों तक है क्या, साजिश करता और कोई है? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, ज़ीशान को हिम्मत दे। और वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या से राजनीतिक हलकों के साथ ही बॉलीवुड भी शोक में है। इस बीच बाबा सिद्दीकी के करीबी रहे अभिनेता सलमान खान के बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। आपको बता दें कि हुबली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा नेता साल 2022 में हुए एक दंगे और हिंसा के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल शुक्रवार को कर्नाटक सरकार का एक ऐसा फैसला सामने आया था। सिद्धरामैया सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मामले को वापस लेने का निर्णय किया था। इसी फैसले के बाद भाजपा ने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। भाजपा के मुताबिक राज्य सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। घटना साल 2022 के 16 अप्रैल की है। मौका हनुमान जयंती का था और हुबली में सोशल मीडिया भावना भड़कने के बाद कुछ कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस को निशाना बनाया गया। उपद्रव में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। साथ ही हनुमान मंदिर और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। पूरे घटनाक्रम में 43 मामले दर्ज किए गए थे। दंगा करने और उसे भड़काने में AIMIM का एक नेता, उसे भी आरोपित इसमें बनाया गया था। नेता मौलाना वसीम ने उस वक्त धार्मिक स्थल पर उन्मादी भाषण दिया था। उसके बाद भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया था। लेकिन उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने पूरे मामले को लेकर एक पत्र लिखा। ये पत्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को 4 अक्टूबर 2023 को लिखा गया था। इसमें उप मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था कि केस वापस ले लिया जाए, जिसके बाद राज्य के गृह विभाग को वो पत्र भेजा गया और निर्णय को मंजूरी दी गई।
कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 माह पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म एवं उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी आमरण अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है और कहा है कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता एस्प्लेंडेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था। आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने को लेकर दिल्ली एम्स आरडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुवर्णकर दत्त ने चिंता जाहिर की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि अनुस्तुप मुखर्जी की बेहतरी के लिए दुआ करें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब एक एक कर उनकी सेहत खराब हो रही है। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहेंगे। फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर लिए हैं। हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक में तय हुए थे। इन सभी नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में 1-1 सीट आई थी। और आइए आपको कुछ और आंकड़े यहाँ पर बताते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से एक नज़र इस पर डालते हैं कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें से किन सीटों पर किस पार्टी का कब्जा था। तो आप देख सकते हैं ये सीटें हैं, करहल मिल्कीपुर भी इसमें शामिल है और खैर मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीसा मऊ, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर ये उपचुनाव होने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये होने वाले हैं और इसी को लेकर आज ये बैठक होने वाली है। और समाजवादी पार्टी के पास यहां पर कौन सी सीट थी तो आप देख सकते हैं करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसा मऊ, ये समाजवादी पार्टी के पास ये सीटें थीं। इसके अलावा भाजपा की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद, खैर और फूलपुर, ये जो सीटें हैं ये भाजपा के खाते में गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव होने वाला है। निषाद पार्टी के पास मंझवा सीट थी तो यहाँ पर आरएलडी ने 1-1 सीट जीती थी, जिसमें से निषाद पार्टी के पास मंझवा सीट और आरएलडी ने यहाँ पर मीरापुर जो सीट थी वो जीती थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव होने वाला है और इसी को लेकर ये बैठक होने वाली है और नामों पर अब की बार मोहर लगेगी। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये जो उपचुनाव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण, करहल, सीसा मऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मंझवा से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और ये समाजवादी पार्टी ने किए हैं। इसके अलावा सपा ने राजनीतिक परिवारों के 4 प्रत्याशियों को यहाँ पर टिकट दिया है। तो ऐसे में जो कंपटीशन है जो अब की बार ये चुनाव में नज़र भी आएगा साफ तौर पर। भाजपा ने टिकट बंटवारे को लेकर परिवारवाद का आरोप भी लगाया है। हमेशा से देखा गया समाजवादी पार्टी में परिवारवाद के जो आरोप हैं वो लगते रहे और अब की बार भाजपा ने ये मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव और उपचुनाव को लेकर ये बैठक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली खबर का रुख करें तो भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर सर संचालक मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भेदभाव का उदाहरण बताया। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो भाव व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात ये सच है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखना चाहिए या मोहन भागवत जी ने या मोदी जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया वो गलत था, तो क्या 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही थी, वो गलत थे क्या?
आपकी असम की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार ने अप्रैल 2014 में और कांग्रेस की असम यूनिट ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत था क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहते थे। और वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों में ही जिन्ना की आत्मा है। पवन खेड़ा जी ने जो बोला है, पूरे देश को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से जय फिलिस्तीन नारे की वकालत कर दी है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों का मन एक है, दोनों में आत्मा जिन्ना की ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने, अगर ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जय फिलिस्तीन बोला है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन को लेकर प्रस्ताव है। हमास के हमले के बाद, यह महत्वपूर्ण बात है, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के ट्वीट अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपने किया, और हमास के हमले के बाद ही क्यों किया? कांग्रेस की मानसिकता यह है कि एक वर्ग को तो हमास और हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखने में गुरेज नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलते रहो। दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा था वो भी छोड़ दो। यानी एक को तोड़ के रखो, दूसरे को जोड़ के रखो। और उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। यात्रा के प्रथम चरण में वो अल्जीरिया का दौरा कर रही हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा का आयोजन 13 से 17 अक्टूबर तक जिनोवा में किया जाएगा, जिसमें ओम बिरला भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ओम बिरला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा की। ओम बिरला शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अंतर संसदीय संघ में निर्णय लेने वाले उच्चतम निकाय अंतर संसदीय संघ की शासी परिषद की बैठकों में भी भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा के इतर अन्य संसदों के अपने समकक्षों से भी मिलेंगे। 17 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में होगा और इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व समेत हजारों लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। हरियाणा में जीत के ऐतिहासिक हैट्रिक के बाद 17 अक्टूबर को एक बार फिर भाजपा सरकार का गठन होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर सभी तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। सरकार गठन की तैयारियों के बीच दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बाद में कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक तरफ हरियाणा विजय पर भाजपा का जश्न जारी है, तो वहीं कांग्रेस हार की हताशा से नहीं निकल पा रही है। पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, साथ ही ईवीएम का राग भी रह रहकर अलापा जा रहा है। भाजपा ने इसको लेकर चुटकी ली है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है और ध्यान किसी भी तरीके से राहुल से हटाना है। ये जब से भारत जोड़ो यात्रा ने की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे, और अगर आप राहुल गांधी का करियर देखेंगे
तो लगभग 70 से अधिक चुनाव हारे हैं वो। अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। बड़े वादों के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार के लिए अब पहली प्राथमिकता अपने संकल्पों को जमीन पर उतारना है। पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं चेस ओलंपियाड में भारतीय दल को सफलता मिली तो सफलता के शिखर पर पहुंचने के तमाम आयामों को भी सामने रखा गया, लेकिन इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई कि क्या भारत शतरंज का पावर हाउस है। शतरंज की दुनिया में देश ने अपनी बादशाहत को कई दफा साबित किया है, लेकिन चेस ओलंपियाड में देश को मिली अपार सफलता ने इस अक्स में अब एक और बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी है देश को शतरंज की दुनिया का पावर हाउस बनने के रूप में। चेस ओलंपियाड में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण जीत इतिहास रचा, तो इस बात को लेकर हर ओर चर्चा इस बात की है कि क्या भारत शतरंज के खेल का पावर हाउस है। दिग्गजों की राय में इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन सभी कारण इस ओर इशारा करते हैं कि हाँ, देश अब शतरंज का शहंशाह है और दुनिया अब देश को इस खेल की महाशक्ति के रूप में पहचान रही है। Men's तो definitely best country I would say अभी तक। I think Indian women's chess can improve much more, but we are trying our best and I hope that one day हम भी देश को number 1 at least यहाँ तो लेके ही आए हैं। But overall I think I would personally want to see an Indian domination, so I think I will try harder to achieve that. काफ़ी सारी फैक्टर्स आए हैं लास्ट कुछ सालों में टुगेदर, बट इफ़ आई हैड टू पॉइंट वन, अगर मेरे को कहना था कि एक रीज़न जो चेस आज है जहाँ इंडिया में, वो एक रीज़न की तरफ, तो दैट हैज़ टू बी विश्वनाथन आनंद। बिकॉज विशी सर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन चेस में, नो वर्ड्स आर इनफ फॉर दैट। वो 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, वो एक लेजेंड है हम सबके लिए वो इंस्पिरेशन है। तो ये जो विक्ट्री हमने हासिल की है बुडापेस्ट में चेस ओलंपिक्स में, वो उनके वजह से है, वो उनके लिए है। वैसे देखा जाए तो महिला और पुरुष दोनों वर्गों में देश ने शतरंज की बिसात पर ऐसे नाम दिए हैं जिन्होंने अपने दम पर इस खेल को देश में नया आयाम दिया है। आज लगातार ग्रैंड मास्टर्स सामने आ रहे हैं, तो इसका श्रेय जहां शतरंज के खेल को ज्यादा एक्सपोजर मिलना है, वहीं इस खेल के प्रति नजरिए में बदलाव भी एक प्रमुख कारण है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में आज ही के दिन पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। इसका मकसद देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सड़क, रेल, जल और वायु मार्गों का निर्माण कर लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना, वस्तुओं, सेवाओं और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही के अंतराल को कम करना। इसके तहत 16 मंत्रालयों को एक पोर्टल के माध्यम से एक ही मंच पर लाया गया है, ताकि सभी अवरोधों को दूर करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। 13 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह कनेक्टिविटी परियोजना की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित हुआ, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट के पूरा होने का प्रयास हो रहा है। तेज रफ्तार से बढ़ते देश में रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। अब हाईवे नहीं, बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धुलेरा, बेंगलोर चेन्नई, दिल्ली अमृतसर कटरा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी सरल हुई है, जिससे व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हुआ है। सभी मंत्रालय और विभागों को अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टरल परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग आसान हुई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक का सर्वेक्षण किया है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना और लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को कम करना है।
अप्रैल 2024 तक भारतीय रेल में कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना अनुमोदन या निर्माण चरण में है, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वहीं जलमार्ग की दिशा में जलमार्ग मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में MOPSW ने कनेक्टर हैंडलिंग को प्रभावशाली 40 मिलियन TEUs तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है, जिससे देश भर में रोजगार के 20 लाख अवसर पैदा होंगे। नए हवाई अड्डों के निर्माण ने एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया है। देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है। गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार जगत, भारत के विनिर्माता, भारत के किसान है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश के विकास की रफ्तार के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।